गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बहुवचनात्मक प्रश्न लेते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से समझना। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो जेनेटिक्स शब्द है मेंडल, बेटसन, मॉर्गन, पुन्नेट। तो जेनेटिक्स शब्द है वह है डब्ल्यू बेटसन द्वारा दिया गया। तो यहाँ होगा ख बेटसन, या इसे डब्ल्यू बेटसन भी कहते हैं। उन्होंने जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मेंडल ने जो प्रयोग है वो मटर पर किए थे, जिसे उद्यान मटर भी कहते हैं, और इसका नाम पायसम सटाइवम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम, या वानस्पतिक नाम है। तो यहाँ होगा ग उद्यान मटर। अगला है प्रश्न नंबर 3 लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो यहाँ होगा क ऑप्शन, आनुवंशिकी क। अगला प्रश्न है, मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? तो मटर की फली का हरा रंग है वह तो प्रभावी लक्षण होता है, और पीला रंग है वह अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ हरा रंग पूछा है तब प्रभावी होगा, तो यहाँ आएगा ऑप्शन क प्रभावी लक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सामान्यतया किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? तो कोई भी जीन होता है उसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहाँ गए है आएगा 2। अब 2 युग्म विकल्पी कैसे होते हैं इनको समझते हैं। जैसे मटर के लंबे पौधे के लिए अपन क्या लिखते हैं? शुद्ध लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी लिखते हैं। तो यहाँ पर युग्म विकल्पी कितने हो गए? एक जीन के 2 हो गए, कैपिटल टी 2 हो गए, तो यहाँ उत्तर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने थे? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों के युग्म हैं उनको चुना था। टोटल कितने? 7 लक्षण हैं उनको चुना था। तो यहाँ पर होगा घ 7। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, जब F1PD का संकरण किसी एक जनक से कराया जाता है तो उसे कहते हैं। तो जब F1PD में जो संतति प्राप्त होती है उनका संकरण किसी प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी से भी करवाए तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी संकर जो संतति उत्पन्न होती है उनके पूर्वजों से संकरण। इसे अपन थोड़ा इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले लिया शुद्ध लंबा, मटर के 2 पौधे लेते हैं, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। एक जनक ये हो गया नर और ये हो गया मादा। तो जब इनमें क्रॉस करवाते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन से जो युग्मक बनते हैं कैपिटल टी यहाँ बनेंगे स्मॉल टी। इन युग्मकों का संलयन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी इसका दूसरे से होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से। तो F1PD में सभी संततियाँ अशुद्ध लंबी प्राप्त होंगी, जिसमें आएगा एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। F1PD से प्राप्त संतति यानी इस कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण किसी एक जनक से करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी यह संकर संतति उत्पन्न हो गई जो अशुद्ध लंबी है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अपन प्रभावी जनक यानी कैपिटल टी से भी करवा सकते हैं इसका, या कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी यानी अप्रभावी जनक के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं। अप्रभावी से भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा। तो इसे भी अपन कर सकते हैं इस प्रश्न को भी। यहाँ इसको जब अपन करते हैं तो यहाँ
1:1 आता है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा 1:1 है, ये आएगा। संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी गुना स्मॉल टी, यानी अपन एक तरफ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा है इसका करवाएंगे स्मॉल टी से, तो जो F1 संतति प्राप्त होंगी इसका स्मॉल टी से हो जाएगा। तो फिर अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मक बन जाएंगे 4। फिर इन युग्मकों के संकलन से एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 आएंगे स्मॉल टी के। तो इनका क्या पूछा है, संतति अनुपात, यानी इनका जीन अनुपात होगा 1:1, तो यहाँ आएगा ख 1:1। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? मेंडल ने पुष्प का रंग, बीज का रंग, फली का रंग, इनको तो चुना था, जड़ का रंग है इनका चयन नहीं किया, तो यहाँ आएगा क जड़ का रंग। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, एक संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? एक संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? तो यहाँ बनेंगे 3, क्योंकि अनुपात आएगा 1:2:1, तो जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप, क्योंकि एक संकर संकरण की F2PD में क्या आएगा, जो संतति प्राप्त होंगी वो एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसी 2 आएंगी, और एक स्मॉल टी। तो इनका जीन अनुपात या जीनोटाइप 1:2:1 है, यह निकलेगा। इसके बाद ये तो हुए छोटे वाले प्रश्न हैं जो ऑप्शन वाले पाठ्य पुस्तक के बहुचयनात्मक प्रश्न हैं। इसके बाद अगले प्रश्न लेते हैं अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इनको अच्छे से समझना आप। प्रश्न नंबर 11 है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी का जनक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकी का जनक इन्हीं को कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर कह सकते हैं, या इसको उद्यान मटर कहते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। जब हम वानस्पतिक नाम को हाथ से लिखे तो इनके नीचे अंडरलाइन की जाती है पाइसम और सटाइवम के। एक बात और समझने योग्य है कि यहाँ पाइसम वंश को निरूपित करता है और सटाइवम जाति को निरूपित करता है। तो मटर के पौधे के वंश का नाम पाइसम है और सटाइवम जाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण भी होता है भाई, उसकी परिभाषा भी हम लोग करेंगे। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1PD में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर अप्रभावी लक्षण की परिभाषा पूछी जाए तो इसका विपरीत हो जाएगा, वह लक्षण जो F1PD में प्रकट नहीं होता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। मेंडल ने जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में क्रॉस करवाया तो F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी से निरूपित करते हैं इनको। तो यूँ भी पूछा जा सकता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण कौन सा था? तो प्रभावी लक्षण हुआ यहाँ पर लंबापन, अप्रभावी लक्षण होगा बोनापन। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? तो इन्हीं को वंशागति कहते हैं। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करना वंशागति कहलाता है, या लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना वंशागति कहलाता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 15, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? मेंडल के नियमों की सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की। मेंडल की मृत्यु 1884 में हुई थी। उनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद इन 3 वैज्ञानिकों ने
इन नियमों की पुनः खोज की। ये तीनों वैज्ञानिक एक दूसरे से अनभिज्ञ अनजान थे और तीनों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, यानी ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये तीन वैज्ञानिक कौन कहाँ के थे? जर्मन के थे कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वोन शेरमोक और हॉलैंड के हुंगो डी व्रीज। इस प्रकार ये तीन वैज्ञानिक जो एक दूसरे से अनभिज्ञ अनजान थे, तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 16। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जन्म भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ था और शहर का नाम पूछा जाए तब ब्रुन है। जन्म कब हुआ? एक्यूरेट याद कर सकते हो, 22 जुलाई 1822। तो यहाँ पूछा है मेंडल का पूरा नाम, तो याद हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने टोटल नियम 3 दिए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, यह मेंडल का पहला नियम है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यह द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, इसे मेंडल का तीसरा नियम भी कहते हैं। एक और बात याद रखने योग्य है यहाँ पर कि मेंडल का पहला और दूसरा नियम है, यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, देखना ये दोनों नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। और तीसरा नियम जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है, यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण का मतलब है एक विपर्यासी लक्षण के दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो वह एकल संकर संकरण होता है। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये एकल संकर संकरण के हैं। इनमें विपर्यासी लक्षण एक ही होता है, जैसे लंबा कह सकते हैं या बोना। और जब दो विपर्यासी लक्षण के दो जनकों में क्रॉस करवाते हैं तो वह द्विसंकर संकरण होता है। तो इस द्विसंकर संकरण पर मेंडल का तीसरा नियम जो स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है, वह आधारित होता है। इस तीसरे नियम में जैसे अपन क्या लेते हैं, इसमें दो विपर्यासी लक्षण लेते हैं, जैसे कैपिटल आर ले लिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस प्रकार अपन अभिव्यक्त इनको कर सकते हैं। कैपिटल आर स्मॉल वाई यूँ होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। एक तो ये हो गया, दोबारा से लेते हैं इनको। एक तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल आर नाम आया है राउंड यानी गोल, वाई नाम आया है येलो से, येलो यानी पीला, गोल व पीला। तो विपर्यासी लक्षण कितने हुए? एक तो गोल हो गया, एक पीला हो गया, दो। इनका क्रॉस करवाते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई से। तो वहाँ पर भी झुर्रीदार व हरे, तो दो विपर्यासी लक्षण के दो जनक है, उनसे क्रॉस करवाते हैं, तो वह द्विसंकर संकरण होता है। इस पर स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? तो परीक्षण संकरण में क्या होता है कि F1PD में जो संतति प्राप्त होती है उसका क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, या यूँ कहे अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करवाया जाता है। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, तो एकल संकर संकरण में क्या था कि कैपिटल टी का क्रॉस करवाया था स्मॉल टी से, इस प्रकार स्मॉल टी से। और इनमें सभी संतति प्राप्त हुई थी अशुद्ध लंबी, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार।
अशुद्ध लंबी संतति प्राप्त हुई थी। कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, स्मॉल टी का मतलब शुद्ध बोना। तो F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे। इन F1PD वाले संतति का संकरण अपन जब अप्रभावी जनक से करवाएं तो उसे कहेंगे परीक्षण संकरण। अप्रभावी जनक का मतलब जिनका लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता। तो F1PD में लक्षण कैसा प्रकट हुआ है? लंबापन। तो यहाँ अप्रभावी लक्षण वाला कौन सा हुआ? स्मॉल टी। परीक्षण संकरण में हम कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से करवाएंगे तो उसे परीक्षण संकरण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, बाह्य संकरण से क्या समझते हैं? बाह्य संकरण में जो परीक्षण संकरण था उसका उल्टा हो जाएगा, वही बाह्य संकरण है। यानी इसमें जो F1PD से प्राप्त संतति यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस हम प्रभावी जनक से करवाएंगे तो वो बाह्य संकरण है। देखना किस प्रकार दे रखा है यहाँ। बाह्य संकरण में F1PD के पादप का संकरण अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है। ठीक है, यानी हम कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका क्रॉस करवाएंगे। प्रभावी जनक कौन सा है? कैपिटल टी। तो इनमें किसी एक को नर और एक को मादा मानकर इनमें क्रॉस करवाएंगे तो वह है बाह्य संकरण। इस बाह्य संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% समयुग्मजीय लंबे या शुद्ध लंबे होंगे 50% और 50% विषमयुग्मजीय या अशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे। और अगर इनका अपन जीन प्रारूप या जीन अनुपात निकाले तो आएगा 1:1 और लक्षण अनुपात इनका निकलेगा नहीं क्योंकि सभी पौधे लंबे हैं बाह्य संकरण में। फिर है 20 नंबर प्रश्न, मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से नहीं समझाया जा सकता? तो आपको याद होगा मेंडल का प्रभाविता और पृथक्करण का नियम है वह एकल संकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि प्रभाविता और पृथक्करण के नियम में एक विपर्यासी लक्षण के दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। प्रभाविता में भी ऐसा ही है और पृथक्करण में भी ऐसा ही है। जबकि मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इसमें दो विपर्यासी लक्षण के दो जनक थे। कितने? दो विपर्यासी लक्षण थे, उनके दो जनक थे और उनमें क्रॉस करवाया गया था तो वह हुआ द्विसंकर संकरण। एक गोल और एक पीला, इनका हम संकरण करवाया था, इनका झुर्रीदार व हरे से। तो यहाँ दो विपर्यासी लक्षण के दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो वह द्विसंकर संकरण होता है। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है और प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम है वह एकल संकर संकरण पर आधारित है। तो कैसा लगा विद्यार्थियों ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।